मेरा वोट मेरा सांसद इनकलाब समाचार के यूट्यूब चैनल के इस शो में आज हमारे साथ एक ऐसी मशहूर और मारूफ शख्सियत है जो पिछले कई सालों से नागपुर की सियासत को बहुत करीब से भी देख रहे हैं और नागपुर के अलावा भी सेंट्रल की सियासत को भी बहुत करीब से देखते हैं। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट भी है और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्स कोर कमेटी मेंबर भी है जिस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में अलग अलग तरह के इल्जामात हमेशा से सियासत में पिछले 12-14 साल में लगते रहे हैं और शायद से आगे भी लगते रहेंगे। अब वो कब तक लगेंगे हमें नहीं पता। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनका नाम है सलीम हक साहब और सलीम हक साहब का तारुफ इस तरह से भी है कि MIM को नागपुर में लाने वाले जो है वो वाहिद ऐसे शख्सों में शामिल है जिन्होंने MIM को नागपुर में इंट्रोड्यूस किया और साथ ही साथ MIM के ये अध्यक्ष भी रहे। अध्यक्ष होने के नाते उस वक्त में कोर कमेटी MIM हुआ करती थी, तो कोर कमेटी MIM के ये कोर मेंबर में से भी एक रहे और बहुत एक्टिव मेंबर रहे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम भी किया, अपने रिजीम को बहुत अच्छे से परस्यू किया और अपने रिजीम के बाद में फिर इन्होंने है तो जब पार्टी और पद छोड़ा। सलीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप है तो कल ही नागपुर बाहर से सफर खत्म करके आए और आज आपने है तो हमारे चैनल पे आके है तो हमारे सवालों के जवाब हमारी जनता के लिए देने के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, नागपुर शुरू से जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, पहली चीज। अब कांग्रेस की कुछ कमजोरियों की वजह से ही यहाँ से जो है कांग्रेस कटी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेसियों ने जो यहाँ पे काम नहीं किया या यहाँ जो पार्शलिटी हुई और दूसरे लीडरों के आपस में झगड़े की वजह से यहाँ से कांग्रेस कटी और यहाँ पे बीजेपी को मौका मिला। आज बीजेपी जिस स्थिति में है, गडकरी साहब का जो यहाँ नाम है, काम है और काम की वजह से लोग उनको लाइक कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान यहाँ दुविधा की स्थिति में है। मुस्लिम जो कौम यहाँ पे दुविधा की स्थिति में ऐसी है कि हमने किस तरफ जाना, क्योंकि कांग्रेस के बाद में लीडरशिप खत्म हो गई है जैसी होनी चाहिए। महाराष्ट्र के जो है प्रेसिडेंट है चौहान साहब, वो बीजेपी में चले गए, तो अब दुविधा यह है कि यहाँ से जो भी कांग्रेस के करण खड़े हैं ये बीजेपी में आगे नहीं जाएंगे, इनकी क्या गारंटी? सलीम भाई ऐसा है कि जो बात आप कह रहे हैं ये तो RSS के तरफ से परसेप्शन क्रिएट करने वाली बात हो रही है। बनामे मुस्लिम मित्र जो है उनका भी एक इंटरव्यू में देख रहा था उस दिन, तो वो ये कह रहे थे कि पहले उनसे ये तो पूछो बोले कि वो चुन के आने के बाद में बीजेपी में ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे करके। मतलब ये चुनाव को डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स पब्लिक डोमेन में लाई गई ऐसा हमको लगा। और जैसा आप जैसा शौरमंद इंसान भी अगर ये बात कह दे तो इसका मतलब तो RSS की टैक्टिक्स कामयाब हो गई कि वो पब्लिक में ये परसेप्शन खड़ा करने में कामयाब हो रही है RSS कि भाई चुन के आने के बाद दूसरी दिगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हम उसको या तो दबा के ला लेंगे या खरीद के ला लेंगे। तो ये कहाँ तक के मतलब चुनाव के मद्देनजर बात सही रहेंगी, चुनाव के बाद क्या होगा वो तो इस बात की बात है। को डिजाइन ही RSS कर रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है जी कि जो हम हिंदुस्तान की पूरी हालत पे नजर डाल रहे हैं, जो हो रहा है मुसलमानों के साथ में घटनाक्रम और जो हिंदुत्व को लेकर जो बात आगे बढ़ाई जा रही है जी, तो ये तो RSS से डिजाइन करती है और RSS कर रही है। अब उससे हम बच नहीं सकते जी, लेकिन हम कम से कम अपनी कौम को तो बचा सकते हैं। तो सलीम भाई इनकलाब समाचार के इस YouTube मंच के ऊपर में हम जो शो कर रहे हैं मेरा वोट मेरा सांसद। अब मेरा वोट मेरा सांसद का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर नहीं है, हर एक जाति हर एक जमाती का वोटर है। और हमारी हर वीडियो में अपील है और वैसा भी हम चाहते हैं कि नागपुर शहर हो या कहीं पर भी हिंदुस्तान में जहाँ भी वोटर वोट डाले तो वोट का परसेंटेज बढ़े, क्योंकि जितना ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ेगा उतना डेमोक्रेसी में लोगों की मजबूती दिखाई पड़ेगी। क्योंकि कई सारे बड़े बड़े विद्वान इस बात की शंका जता चुके हैं कि हो सकता है कि ये आखिरी चुनाव हो भारत की हिस्ट्री का और उसके बाद शायद चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये इस बात की शंका बड़े बड़े पत्रकार बड़े बड़े विद्वान जो है देश के वो जता चुके हैं। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की जो स्थिति अभी चल रही है विकास को लेकर या देश को लेकर, तो ये अपने आप में 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन देश किस तरफ जा रहा है ये आम जनता देख रही है जी। भूखमरी, गरीबी, हम जितना पिछड़ गए हैं जी, सिर्फ अपने मुंह से अपनी तारीफ कर ले रही है मोदी सरकार जी, तो इससे विकास नहीं हो जाता जी, जिस हिसाब से हम जा रहे हैं। जी, तो ये जनता ने फैसला करना है कि इस बार सेंटर में बीजेपी नहीं आनी चाहिए, जी, पहली चीज। जी, क्योंकि अगर आ गई तो ये जो खतरे की आशंका है जी, और जो दबंगी की राजनीति चल रही है जी, तो ये और बढ़ जाएगी। ओके।
तो हमारे भारत में मिलीजुली सरकार की जो स्थिति है वही सरकारें बेहतर साबित हुई है ना। और जिसको जनता ने भरपूर समर्थन देके एक तरफ वोट दे दिया, तो वो इस तरीके की राजनीति करके जो है मतलब देश को पीछे ले जा रही है। धनवान धनवान बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, मिडिल क्लास का आदमी परेशान है। अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आपको देश के संपन्न परिवार जो है इनको और ज्यादा संपन्न बनाना पड़ेगा, मिडिल क्लास को खत्म करना पड़ेगा, ताकि गरीब जो है मजबूरी की जिंदगी जिए और अमीर मजबूर पे राज करे। वो तो हो रहा है, वही हो रहा है। तो आप वो चीज कहना चाह रहे हैं क्या, जो मतलब इन 10 साल में महंगाई वगैरह को बढ़ा के की गई है, तो आप उसी तरफ वही चल रहा है। 10 साल से 14 साल 2014 से जो पूरी सरकार आई है जी, तो विकास के नाम पे ढिंडोरा पीटा जा रहा है। विकास सिर्फ रोड बनाने से विकास नहीं हो जाता और ब्रिज बनाने से विकास नहीं हो जाता। नागपुर के जो बीजेपी के सांसद और उम्मीदवार हैं, उनके बेटे सारंग गडकरी के जो मुस्लिम बस्तियों में जाके सभाएं ले रहे हैं, तो वहां हम देख रहे हैं उनके जो वीडियो बाइट्स आ रहे हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी को देख के वोट मत दो, वो आप है तो सिर्फ उम्मीदवार को देख के वोट दो, क्योंकि साहब ने 1.5 लाख करोड़ के काम किए हैं। वो काम आप कह रहे हैं कि रोड बनाने से नहीं होता। नहीं, रोड और मेट्रो ही डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, रोजगार जो है तो वो तो वोट सिर्फ वो 1.5 लाख करोड़ के काम पर ही मांग रहे हैं। गडकरी जी से ये पूछना चाहिए नागपुर की जनता ने कि आपने नागपुर में कितने लोगों को रोजगार दिया। तो दर्शकों, ये सवाल MIM के एक्स प्रेसिडेंट और कोर कमेटी के एक्स मेंबर होने के नाते हाजी सलीम साहब का है कि गडकरी साहब से ये सवाल पूछा जाए कि आपने नागपुर में कितने लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो क्या है ये बिल्कुल वाजिब सवाल होगा। तो हमारी अपील है आप सबसे कि सलीम हक साहब के सवाल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हुए गडकरी साहब तक भी पहुंचाएं। और MIM की जो रेगुलर स्थिति है, मौजूदा वक्त में स्थिति है, उस पर आपकी क्या नजर है? आपने क्यों MIM को से किनारा कशी कर ली, या आपने क्यों उस दरिया से गोता लगाना बंद कर दिया? MIM से मैं किनारा कशी करने का ये कारण रहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो लीडरशिप है जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी होनी चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, वो बेहतर है कि वो हर किसी की आवाज उठाते हैं जी। लेकिन उन्होंने जिन लोगों के हाथ में कमान दिया है, जैसे महाराष्ट्र की कमान इम्तियाज जलील साहब के हाथ में। अच्छा। तो इम्तियाज जलील साहब एक बेहतरीन सांसद हो सकते हैं जी, बेहतरीन प्रेसिडेंट साबित नहीं हुए। महाराष्ट्र में जैसी उन्होंने एक पार्टी को खड़े करना चाहिए था, और यहाँ से हम 4 सांसद की सीट निकाल सकते थे और 10 से 12 सीटें। सलीम भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इम्तियाज जलील जो है वो अच्छे सांसद तो हो सकते हैं, लेकिन MIM स्टेट प्रेसिडेंट के नाते वो नाकारा साबित हुए, फेल साबित हुए, नाकारा साबित हुए, फेल साबित हुए, फेल साबित हुए है ये बात। तो नाकारगी की कुछ मिसालें आप बताएंगे कि इम्तियाज जलील ने क्या क्या नाकारगी की है, या क्या वो इनकम्पेटेबल सांसद के रूप में, वो अध्यक्ष के रूप में कैसे आप उनको देख रहे हैं? देखिए, जिस टाइम मैं कोर कमेटी मेंबर था तो हम लोगों ने प्रकाश आंबेडकर साहब को ज्वाइन किया था, उनको हमने लाया था मंच पर हमारे एक साथ आने के लिए जी। और उस टाइम हिंदू मुस्लिम दलित मुस्लिम की जो है एक अच्छी मतलब मैंने मेल बन रहा था गठबंधन का। तो उन्होंने हमने जिस टाइम लाए थे तो उस टाइम उन्होंने इनकार किए थे कि इनके साथ में भी जाना ठीक नहीं है। इम्तियाज जलील साहब ने इनकार किया था उस वक्त आपके प्रपोजल को जी। तब आपने अपना प्रपोजल आपके पार्टी के जो अध्यक्ष है दिए थे, मोइन साहब के साथ में दिया गया था। ओके। और असद साहब ने उस पर जो है हरी झंडी दिए थे कि इनके साथ में अपना जाना बेहतर रहेगा महाराष्ट्र में जी। तो उस टाइम जो है किसके साथ में जाना बेहतर रहेगा बोल रहे हैं? प्रकाश आंबेडकर साहब के साथ में जाना। प्रकाश आंबेडकर साहब के साथ में जो आघाड़ी बनी थी 2019 में, 2019 के लोकसभा चुनाव में। हाँ जी। उसके पहले 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा में हमने उनको साथ में लाने की कोशिश की थी और वो हमारे मंच पे आ चुके थे जी। तो उस टाइम में इम्तियाज जलील साहब ने इनकार कर दिया। बाद में लोकसभा चुनाव में उस वक्त में इम्तियाज जलील साहब क्या महाराष्ट्र प्रेसिडेंट थे? महाराष्ट्र प्रेसिडेंट नहीं थे उस टाइम जी। तो क्या थे वो? मोइन साहब थे। ओके। लेकिन असद साहब से बोलकर उन्होंने वो डील को मतलब कैंसिल करवा दिए थे कि जिन्हें जी एक मौके पर शक नहीं है बोलकर। हाँ। कि बाद में अपने जब चुनाव आए उनके लोकसभा के जी, तब उन्होंने गोद में उठा के उनको बड़ा भाई भी कहा जी। हाँ। और उनको ऑफर भी करा कि आप सर यहाँ से लड़ो, मैं वहां से लड़ूंगा जी। और खुद चुन के आए। जी। उनको जैसा कॉर्पोरेट मिलना चाहिए था उनको कॉर्पोरेट वैसा नहीं मिला। जी। तो प्रकाश आंबेडकर साहब ने जो है बाद में बयान भी दिया था कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं मिले। जी। तो जिस तरीके की प्रेसिडेंटशिप संभालनी चाहिए थी इम्तियाज जलील साहब ने और महाराष्ट्र में वो गठबंधन को कायम रखना था, सलीम भाई, आज इसका फायदा मिलता था। आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है आज इनकलाब समाचार के इस मंच पे। हाजी सलीम हक साहब ने एक इतना बड़ा खुलासा किया है कि जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे
कि जिस एमआईएम को मुसलमान अपनी पार्टी बोल करके अपने जज्बाती नजरिए से असद साहब से जुड़ रहा है, उसी पार्टी के अंदर में जो लोग बैठे हैं वो अपने मफाद के मुताबिक पार्टी के फैसलों को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? तो फिर इससे तो मुसलमानों की हक की बात कभी खड़ी नहीं कर पाएंगे एमआईएम, और एमआईएम के अंदर के जो लोग हैं, जैसा कि आपने कहा कि इम्तियाज अली साहब ने 2017 में प्रकाश आंबेडकर साहब से समझौता नहीं होने दिया, और 19 के जब लोकसभा चुनाव आए तो ये हुआ, तो इससे तो आपकी जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसका नुकसान हुआ ना? नुकसान हुआ। और जैसा गठबंधन आज वो अगर हो जाता तो आज हमको उसका ये वाले चुनाव में फायदा मिलता था, हम साथ में लड़ते थे। यानी अगर 17 का जो प्रपोजल आपका था एमआईएम के तरफ से गठबंधन करने का, उसे रिजेक्ट नहीं किया जाता और वो कंटिन्यू चलता, तो आज आप 24 के चुनाव में एक ऐसी स्थिति में होते थे कि आज हम यहाँ 4 से 5 सीट जो है सांसद गिरा सकते थे महाराष्ट्र से, और 10 से 12 सीट हम लोग जो विधानसभा के निकाल सकते थे। ओके, तो मतलब ये हुआ कि विधानसभा और लोकसभा, 2017 विधानसभा, 2019 लोकसभा, फिर उसके बाद में है तो विधानसभा, और फिर अभी ये लोकसभा, यानी चारों चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ा डेंट जो लगा है एमआईएम की पॉलिटिक्स को, हाजी सलीम हक साहब के मुताबिक ये मौजूदा वक्त के जो प्रेसिडेंट और सांसद है एमआईएम के इम्तियाज अली साहब, उनकी वजह से लगा है। पूरे महाराष्ट्र में वो दौरा नहीं कर सके, पार्टी को खड़े नहीं कर सके। जैसा दौरे होना चाहिए था, जैसा पार्टी के लिए मेहनत करनी चाहिए था, हम लोगों ने बार बार बोला, कहा उनको, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अपने संसदीय क्षेत्र पे ध्यान दिया। एक सांसद बेहतर सांसद हो सकते हैं। मैं उनको बार बार बोला कि सर आप जो है प्रेसिडेंटशिप दूसरे को दो करके, और होना भी चाहिए ना, एक आदमी एक जो है जिम्मेदारी पर है तो ज्यादा बेहतर वो आदमी हमारा संभाले, क्योंकि एमआईएम के जो एक होल्ड है, एक लोग अच्छे जा रहे हैं, लोग आ रहे जुड़ रहे हैं, वो नहीं संभाल पाए वो। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया ये बात की मेरे को व्हाट्सएप पे कि मैं यानी बेस्ट प्रेसिडेंट नहीं हूँ करके, ये एडमिट भी किया उन्होंने। अच्छा, तो इम्तियाज अली साहब ने अपने आप में माना कि वो तो एक नाकार साबित हुए एक मतलब सदर, महाराष्ट्र सदर होने के नाते। तो दोस्तों, ये जो इनकलाब समाचार के ऊपर आप आज हमारा शो देख रहे हैं, मेरा और मेरा सांसद, इसी बीच निकल के जो एमआईएम के अंदरूनी बात बाहर आई है, जो आज तक के पब्लिक डोमेन में कभी भी नहीं थी। हम आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो सलीम हक साहब हमारे साथ में कर रहे हैं, इनकलाब समाचार के यूट्यूब मंच पे कर रहे हैं, और पहली बार आपने भी ये बात आज सुनी है कि इम्तियाज अली साहब जो है नाकाबिल सदर साबित हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के को लेकर के, महाराष्ट्र की सदारत को लेकर नाकाबिल साबित हुए, और जिसकी वजह भी आपने बताई है। तो इससे तो फिर एमआईएम की जो नई लीडरशिप डेवलपमेंट का प्लान है रुका पड़ा, वो खत्म हो जाएगा ना? रुका पड़ा पूरा सर। महाराष्ट्र में जो है जैसे काम होना चाहिए एमआईएम के बैनर तले, वैसा काम हो पा रहा है। ओके, तो इसीलिए फिर वो बार्गेनिंग लेवल सेट नहीं हो पा रहा है, जो इंडिया अलायंस में आने के लिए बार्गेनिंग लेवल चाहिए था वो नहीं सेट हो पा रहा है ना, जो डील को लेके बैठा जाना चाहिए था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कांग्रेस या इंडिया अलायंस पे इल्जाम लग रहे थे कि भैया आप मुसलमानों को उभरने नहीं देना चाहते, इसलिए एमआईएम को साथ में नहीं ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड हकीकत ये है कि अंदरूनी सच्चाई ये है कि इम्तियाज अली साहब की नाकारगियों की वजह से वो कैलकुलेशन ही सामने नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाओगे तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है वो दोनों तरफ से दोनों चीजों को जज करेंगे, आपकी ग्राउंड देखेंगे, आपके पास में कितने कार्यकर्ता है, आपकी क्षमता क्या है, कितने वोट निकाल सकते, कितने रोक सकते, कितने डाइवर्ट कर सकते। ये सियासत तो इसी का नाम है ना। उस पर वर्किंग पूरी जो है वो कमजोर है। तो इम्तियाज अली साहब के साथ साथ हम चाहेंगे असद साहब भी इस शो को जरूर से देखें, और जो भी लोग इस शो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन भी आज से दबाएं,